हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया एकदम। तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले लेक्चर नंबर 2 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। कल हमने इसका लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें हमने ये जाना था कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। फिर मैंने आपको बताया था कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, जिसको मैंने कहा था कि आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का पूरा जो लेक्चर होने वाला है वो केमिकल इक्वेशंस पे बेस्ड होने वाला है कि केमिकल इक्वेशंस होती क्या है। फिर आप उसके आगे देखोगे केमिकल इक्वेशंस के एडवांटेजेस क्या है, केमिकल रिएक्शन से क्यों काम नहीं चल सकता है। और फिर हम बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग की बात करेंगे। तो आइए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर नंबर 2 ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आपको जैसा पता ही है कि ये फाउंडेशन कोर्स का पार्ट है, जिसमें हम पहले क्लास 10th का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे और फिर हम क्लास 11th और 12th की बातें करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी नए हैं, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो, और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाके कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। और आने वाली वीडियोस के अपडेट्स के साथ साथ जो स्टडी मटेरियल्स है वो भी चैनल पे अपलोड होता है, और ग्रुप पे आप अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हो। तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पे यूजर नेम और क्यूआर कोड दे रखा है, तो किसी भी मेथड से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में मेजर डिफरेंस क्या है कि केमिकल रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है कि फॉर्मिंग ऑफ न्यू केमिकल सब्सटेंस विद न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स और फॉर्मूला ऑफ केमिकल्स इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यानी जैसे हमने कल बात की थी कि Na और Cl2 मिलके क्या बना लेते हैं, नमक बना लेते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। तो अब आप देखोगे कि हमने बोला कि सोडियम प्लस फ्लोराइड मिलके क्या बना रहे हैं, नमक बना रहे हैं। पर अब केमिकल इक्वेशन हमने, जैसे यहाँ पे सोडियम को सोडियम बोलते हैं ना, अब जैसे रशिया में या फ्रेंच में उसको सोडियम को किसी और नेम से भी बोल सकते हैं, है ना, मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन दूसरा हो सकता है। पर अब हमने क्या कर दिया, इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया, यानी जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स है वो हाइड्रोजन, अगर इंडिया में हाइड्रोजन बोल रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड में उसको हाइड्रोजन ही बोला जाएगा। तो केमिकल इक्वेशन को हमने क्या कहा कि जैसे हमने पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हमने स्टैंडर्डाइज कर दिए, वैसे ही केमिकल इक्वेशन भी हमने स्टैंडर्डाइज कर दी। यानी अगर अब Na प्लस Cl2 मिक्स होंगे तो क्या बनाएंगे, NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। भले ही आप वर्ल्ड के किसी भी देश में खड़े हो, आपको सोडियम प्लस क्लोराइड क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड। तो इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने केमिकल इक्वेशंस को लिखा। अब केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, जैसे हमने कल सारा जो भी लिखा हुआ था ना, जैसे Mg+O2 = 2 Mg हो, तो ये क्या कहलाएगी, केमिकल इक्वेशन। पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके जब MgO बना रहे हैं, तो यानी जब हम इसको फिजिकली देखेंगे तो वो क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, और उसको जब हम पेन या पेपर से जब उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसको क्या कह देंगे, केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या मिलके बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वैसे ही जैसे हम कल बात कर रहे थे कि H2+O2, ये क्या बना रहा है, H2O। जैसे Na+Cl2, ये क्या बना रहा है, NaCl। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, केमिकल इक्वेशन। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी केमिकल इक्वेशन की? तो हमने क्या करा कि जब हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे थे तो हर सॉल्यूशन और हर कंपाउंड को याद करना क्या हो रहा था, डिफिकल्ट हो रहा था कि किसको कब मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, है ना, ये मेमोराइज करना बहुत डिफिकल्ट था। और अगर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि हमारा, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या था कल, CuSO4 था, क्या था हमारे पास, CuSO4, कॉपर सल्फेट। अब इसको अगर हम इस तरह से केमिकल रिएक्शन में, तो हमने इस तरह से लिख दिया कि CuSO4 प्लस Fe क्या बन गया, FeSO4 प्लस Cu। अगर ये केमिकल इक्वेशन नहीं होती तो हमको क्या लिखना पड़ता, व्हेन अ ब्लू कलर सॉल्यूशन
is taken in a beaker, and then a iron nail and a white silver substance or compound material is dipped into it, then it will form a color like light green, and there is a black layer on the सिल्वर कंपाउंड। अब हमको तो पता ही नहीं था, ये सब इतना कंफ्यूजन हो रहा था, है ना। अब आप सोचो, ये तो एक चीज हो गई। अब इतने सारे एलिमेंट से किसी दो का तो कलर ब्लू हो सकता है ना, हो ही सकता है ना। तो ये सारा बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, तो हमने क्या कर दिया, मतलब साइंटिस्ट ने क्या किया उस टाइम के केमिकल इक्वेशन में इसको रिप्रेजेंट करना सही समझा। अब ये क्या करता है कि इसको लिखने में कितना सा टाइम लगता है, CuSO4 प्लस Fe इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu, कितना सा टाइम लगा, 10 सेकेंड से भी कम। तो ये क्या करता है कि बहुत कम टाइम में और बहुत इफेक्टिवली इसको केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर देता है। और इसी के साथ साथ ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है जो कि केमिकल रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करती। जैसे केमिकल रिएक्शन ये नहीं बताती कि कौन से कंपाउंड का कलर क्या है। अब इसमें CuSO4 था ग्रीन कलर, ये ब्लू कलर का है ना, ये था ब्लू कलर का, और आयरन था सिल्वर कलर का। अब आपको ये कैसे पता पड़ेगा कि अगर आपके पास सिर्फ एक बीकर हो, आप इमेजिन करो कि आपके पास सिर्फ बीकर हो, उसमें एक कंपाउंड दे दिया और एक आयरन नेल डाल दिया, अब आपको कैसा पता पड़ेगा कि आयरन कौन से कलर का है या CuSO4 ब्लू कलर का है, दूसरे कंपाउंड्स भी हो सकता है। तो केमिकल इक्वेशन क्या करती है, हमको वो सारी चीजें भी बताती है जो कि केमिकल रिएक्शन में हम नहीं जान पाते हैं। जैसे कि इसका CuSO4 का क्या है कि ये लिक्विड है ना, ये सॉलिड है। तो ये सारी चीजें केमिकल रिएक्शन में हमको नहीं पता पड़ती। अभी तो आप दो दो कंपाउंड्स को मिक्स कर रहे हो तो आपको पता है कि हाँ चलो ये है, और आयरन जो है सॉलिड है। पर जब आप हायर स्टडीज करोगे तो बहुत सारे कंपाउंड्स एक ही सॉल्यूशन में मिला दिए जाएंगे, है ना। तो वो सारी चीजें भी हमको ध्यान रखनी है। अब ये क्या है, यूनिवर्सल है विद रेस्पेक्ट टू ऑल डिफरेंट लैंग्वेज। अगर आप रशियन में बात कर रहे हो, अगर आप फ्रेंच में बात कर रहे हो, अगर आप जापानीज में बात कर रहे हो, चाइनीज में बात कर रहे हो, और किसी भी दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, हमारे जो रिप्रेजेंटेशन होगा पूरे वर्ल्ड में इसी से फॉलो किया जाएगा। जब आप एक ब्लू कलर के सॉल्यूशन को और आयरन नेल को डिप करोगे तो वो यही बनाएगा पूरे वर्ल्ड में। तो इससे क्या हुआ, हमको जहां जहां पे भी डिस्कवरी होती जा रही है वो सारे लोग इसको इसी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी केमिकल इक्वेशन में बना रहे हैं। तो आप भी उनकी स्टडीज को इजीली समझ पाओगे, है ना। तो ये हो गए हमारे एडवांटेजेस ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ इस तरह के सेंटेंस है और इनको आपको केमिकल इक्वेशन में प्रेजेंट करना है। अब देखो, अगर आपके पास केमिकल इक्वेशंस नहीं होती तो आपको क्या बोलते हैं कि व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स आर एडेड इन सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। अब जिंक ग्रैन्यूल्स क्या हो गए कि Zn हो गया, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो गया, H2SO4 हो गया, है ना। अब आपको अगर नाम नहीं भी आते हैं तो अब यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा सीखना स्टार्ट करें। जिंक सॉलिड are mixed with H2SO4 and it forms zinc sulfate यानी ZnSO4 plus H2 गैस। ठीक है, सेकंड की बात करें हम, तो when calcium oxide is added in water it forms calcium hydroxide. When silver chloride is exposed to sunlight it dissociate to form silver and chlorine gas. अब आपको एक एग्जांपल मैंने करके बताया, बाकी के दो के लिए मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, आप इसको ट्राई करो। चलिए स्टूडेंट्स, तो आई होप आपने इसको सॉल्व किया होगा, है ना। तो व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड, कल हमने बात की थी कैल्शियम ऑक्साइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, CaO प्लस
H2O, इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH ट्वाइस। ठीक है, और CaOH ट्वाइस। अब इसको बैलेंसिंग जब हम बात करेंगे ना, तो मैं आपको आगे और चीज सिखाऊंगा। ठीक है, अभी अपन इतना ही समझते हैं, उसके आगे देखते हैं कि व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, यानी हमने क्या किया, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl, इसको क्या किया, सनलाइट में प्रेजेंट कर दिया या इसको सनलाइट में एक्सपोज करवा दिया, तो क्या हुआ, इट डिसोसिएट्स टू फॉर्म सिल्वर एंड क्लोरीन गैस, यानी हमारे पास क्या बन गया, Ag+Cl2। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो ब्लैक बॉटल्स में क्यों रखा जाता है। कोई बता सकता है कि सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसको हम ब्लैक बॉटल्स में रखते हैं और उसको ओपनली इसको नहीं रखा जाता है, ऐसा क्यों। बिल्कुल, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड को अगर हम ब्लैक बॉटल्स में नहीं रखेंगे तो वो लाइट से, सनलाइट से एक्सपोज होके वो क्या बना लेगा, सिल्वर और क्लोरीन गैस। तो हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे AgCl का तो हमारे पास AgCl तो बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, तो मैंने आपको बता दिया और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वाई AgCl, है ना, वाई AgCl is kept in ब्लैक बॉटल्स। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। नेक्स्ट को आगे देखते हैं हम कि अब बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। सर आप इतनी देर से कह रहे हो कि बैलेंसिंग करेंगे, अनबैलेंसिंग कुछ बता रहे हो आप, हमको समझ नहीं आ रहा है इतनी देर से। तो देखो बच्चों, कि जब हम केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं ना, जैसे हमने ये वाली इक्वेशन लिखी, अब यहाँ पे Ag का एक एटम है और Cl का एक एटम है, और यहाँ राइट हैंड साइड में क्या हुआ, Ag का तो एक ही एटम है पर Cl के दो एटम आ गए। और मास ऑफ कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है वो क्या कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ कि मतलब AgCl डालेंगे, एक Ag और Cl2 बन जाएगी। तो सर ये तो बहुत अच्छा हो गया, हम मार्केट से AgCl ले लेते हैं, फिर उसको सनलाइट में एक्सपोज करवा देते हैं, उससे हमको Ag अलग मिल जाएगा और Cl2 डबल मिल जाएगी। सर ये तो फायदा है ना, पर ऐसा नहीं होता है ना, कि जो एटम्स है वो क्रिएट भी नहीं हो सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकते, ये तो हमने पढ़ रखा है। तो यही चीज हो गई कि जैसे ये वाली जो इक्वेशन हो गई ना, ये अनबैलेंस्ड है, यानी इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स है उतने ही राइट हैंड साइड में एटम्स नहीं है। तो ऐसी इक्वेशंस को क्या कहते हैं हम, अनबैलेंस्ड इक्वेशंस। अब एक बात करते हैं जैसे कि CaO+H2O। अब हमारे पास Ca कितने लेफ्ट हैंड साइड में, एक ही है, राइट हैंड साइड में भी एक ही है। O के एटम कितने हैं, दो है, तो O के एटम वन और ये टू है, और H2 कितना है, दो ही है। तो यानी ये वाली इक्वेशन क्या कहलाएगी आपकी, बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी जितने लेफ्ट हैंड साइड में इसके एटम्स है उतने ही राइट हैंड साइड में भी उसके जितने एटम्स है वो होने चाहिए, उतनी ही क्वांटिटी में प्रेजेंट होने चाहिए। तो उस इक्वेशन को क्या कहेंगे हम, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब बैलेंस इक्वेशन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो, इक्वेशंस हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड आर कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। तो अगर आपके पास बैलेंसिंग का क्वेश्चन आता है कि बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले ये डिफाइन कर सकते हो कि इक्वेशंस हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा सब तो क्या लिख के आएंगे कि इक्वेशन को बैलेंस करके लिख के आ जाएंगे, पर आपने एक एक्स्ट्रा लाइन लिखी है तो उसके माइंड पे इंप्रेशन अच्छा लगेगा जब आप बोर्ड्स के एग्जाम लिखोगे, क्योंकि आपकी कॉपी ही तो आपका कैरेक्टर है वहां पे। क्योंकि आपने जो कॉपी में लिखा है वहां पे ना तो आपका नाम पढ़ सकते हैं ना आपको वो जानता है एग्जामिनर, पर आपकी कॉपी में जो लिखा हुआ है वो उससे तो आपका अंदाजा लगा सकता है ना। तो आप अगर एक्स्ट्रा लिख के आओगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक बात है, तो एक छोटी सी लाइन लिखनी है और अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब देखो कि Zn और H2SO4, अब Zn के कितने एटम्स है लेफ्ट हैंड साइड में, पहले तो हम एलिमेंट्स लिख देते हैं। ठीक है, तो Zn है हमारे पास, H है, S है और O है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास Zn के कितने एटम्स है, वन एटम प्रेजेंट है। नंबर ऑफ एटम, है ना, यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम, नंबर ऑफ एटम ऑन
LHS, ठीक है, नंबर ऑफ एटम ऑन RHS, ऑफ है, ऑन आएगा, ठीक है। तो Zn के 1 एटम है और Zn का 1 ही एटम है, तो 1 लिख दो यहाँ पे। अब H के यहाँ पे 2 एटम है, देखो H2 है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कितने एटम्स हो गए, 2 एटम्स हो गए, और इस साइड भी कितने हैं, H के 2 ही एटम्स है। अब आप बोलोगे सर कभी कभी तो हम ऐसे लिख देते हैं कि 2H, तो इसका मतलब भी 2 ही एटम होते हैं क्या, बिल्कुल। और सर कभी कभी हम ऐसे लिख देते हैं तो ये भी 2 ही एटम है क्या, बिल्कुल। तो सर अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगर 2H इज इक्वल टू H2 है, तो सर हम इसको दो तरह से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं। अब मैं आपको इसमें एक चीज बताता हूँ, ये दोनों सिमिलर है, पर एट दी जो हम इक्वेशन लिखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स, खाली नंबर ऑफ एटम्स सेम है। देखो जैसे H ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि H का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस स्टेट में है, और अगर आपके पास H2 लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि H ने एक और H के साथ बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। ये अलोन प्रेजेंट है, यानी इसके पास एक एटम है और ये किसी से भी पेयरिंग कर सकता है, इसका मतलब तो ये हुआ, और इसका मतलब क्या हुआ कि ये बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। तो जब भी आपको 2H और H2 का अगर आपको डिफरेंस दिखे तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये दोनों होते तो सेम है, यानी अगर लेफ्ट हैंड साइड में 2H लिखा हुआ है इस तरह से, तो और राइट हैंड साइड में H2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये एक रिएक्शन तो है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, हम यहाँ पे एक नया पेज ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि ये 2H जो है अगर ये इस तरह से बन जाता है तो ये बैलेंस तो है, बिल्कुल है, बैलेंस तो है, बिल्कुल है, यस, ये बैलेंस है ना। और क्या इसका व्हाट इज द डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या है अब, है ना, डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके दिमाग में, तो बिल्कुल बैलेंस तो ये है, क्योंकि बोथ साइड हैव बोथ साइड्स हैव 2 एटम ऑफ H, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि डिफरेंस, द मेन डिफरेंस इज इन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब क्या हो गया सर, कि लेफ्ट हैंड साइड में तो है वो H है, यानी H का अगर हम डायग्राम रिप्रेजेंट करें तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। और RHS में जब हम बात करेंगे H2 की, तो वो क्या होंगे, H और H, यानी 2H है वो, उसका मतलब क्या है कि ये H और H ऐसे दो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और RHS में इसका क्या मतलब है कि ये इस तरह का एक ही मॉलिक्यूल है। अब ये एरो बना रखा है तो इसका मतलब ये मत समझ लेना आप कि ये इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं हमारा कि H हमारे पास दोनों साइड कितने हैं, 2 2 है, H कितना है, 1 है और 1 है, तो दोनों साइड 1 है। और O कितना है, यहाँ पे O4 है और यहाँ पे भी O4 है, 4 और 4। तो हेंस ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब अनबैलेंस्ड इक्वेशन कैसी होती है सर, तो अब देखो इस वाले केस में एलिमेंट का नाम लिखते हैं यहाँ पे हम, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन LHS और RHS, ठीक है। अब यहाँ पे Fe लिखा हमने, और क्या दिख रहा है आपको, H, और क्या दिख रहा है, O। अब Fe के आइटम्स कितने हैं, 1, और राइट हैंड साइड में कितने हैं, 3, है ना। Fe3 लिख रखा है, तो RHS में तो कितने हैं, 3 है। अब H कितने हैं, H2 है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में कितने हैं, राइट हैंड साइड में भी 2 है। ओहो सर, LHS में तो S कितना है, 0 है, और RHS में कितना है, 1 आ गया। और O कितना है, LHS में 1, और RHS में कितना आ गया, 4। तो सर ये तो मैच नहीं हो रहे हैं, ये तो मैच नहीं हो रहे हैं। तो क्या हो गई है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी इक्वेशंस हैविंग एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड
Hence they are called unbalanced equation. क्या बोला? Equations having an unequal number of atoms on the reactant or product side are called unbalanced equation. अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, या इसको बैलेंस करना जरूरी है क्या? तो बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स, एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो वाई एवरी इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड? तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स, an atom can neither be created or neither be destroyed. That's why an unbalanced chemical equation does not exist. समझ में आ गई आपको बात? अब इसका आंसर आप खुद याद करके खुद से बना के लिख सकते हो, आई होप। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ये सारी जो स्टेप्स है ये आपको क्लास 10th में नहीं मिलेगी, पर ये स्टेप्स को फॉलो करके आप हर एक इक्वेशन को बैलेंस कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको चेक करना है कि मेन एटम के पास जो है वो LHS और RHS में बैलेंस्ड है या नहीं। मेन एटम क्या हुआ? अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं इस वाले का, Fe प्लस H2O। ठीक है, ये वाली इक्वेशन में वापस से लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए इक्वेशन लिख दी है। अब क्या करना है, सबसे पहले हमको चेक द मेन एटम अदर देन H और O विच इज बैलेंस्ड और नॉट। ठीक है, और फिर क्या करना है, इफ इट इज नॉट बैलेंस देन बैलेंस इट। अब बैलेंस कैसे करेंगे? देखो LHS में Fe जो है वो मेन एटम मान सकता हूँ। क्यों? क्योंकि H और O को हमको गिनना ही नहीं है। ठीक है, तो H और O को छोड़ के सारे जो एटम्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके बैलेंस्ड, सॉरी, अब वो आपके क्या कहलाएंगे? मेन एटम्स कहलाएंगे। तो Fe LHS में 1 है और Fe RHS में कितना है? 3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले Fe को बैलेंस कर देंगे। क्या करेंगे? Fe को बैलेंस कर देंगे। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, Fe को बैलेंस कर दिया। अब ये क्या हुआ, 3Fe तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गए और 3Fe कितने हो गए? राइट हैंड साइड में हो गए। और देखो, और कोई H और O के अलावा कोई एटम है क्या? तो हाँ बिल्कुल है। कौन सा? S है। ठीक है, तो अब S को बैलेंस कैसे करोगे? तो S को बैलेंस ऐसे करोगे कि दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, 3Fe तो आपने लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया। अब सेकेंड स्टेप में 3Fe आ गया प्लस H2O है, और हमने क्या किया, Fe3 तो हमारे पास था, SO4 प्लस H2। अब हम क्या करेंगे इसमें कि मेन एटम दूसरा कौन सा है, हमारे पास S है, तो हमने S भी LHS में लिख दिया। अब S कितना है, 1 है या 2 है? 1 ही है, तो हमने उतना ही लिख दिया। अब क्या करना है, देन बैलेंस H एंड O विच आर एसोसिएटेड विद द मेन एटम। यानी जो मेन एटम से H और O जुड़े हुए हैं उनको बैलेंस करो। तो अब क्या करते हैं कि मेन एटम कौन कौन से हमारे पास, तो हमारे पास मेन एटम कौन कौन से हैं कि 3Fe है हमारे पास प्लस H2SO4 प्लस S हो गया, और RHS में Fe3SO4 प्लस H2। अब बैलेंस कैसे करेंगे हम कि हमारे पास LHS में मेन एटम कौन सा, Fe, और RHS में कौन सा मेन एटम है, Fe और S, है ना। S यहाँ पे भी हमने लिख दिया है। अब Fe3 और SO4 के साथ हमारे पास 4 एटम्स है ऑक्सीजन के, और लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का 1 ही एटम है। तो अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे कि बचे हुए O जो है वो आप किसके साथ एसोसिएट कर सकते हो, मेन एटम के साथ। ठीक है, क्योंकि H2 तो बैलेंस्ड है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, है ना। तो H2 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो बचे हुए एटम कहाँ पे जाएंगे, जो हमने नया एटम लिखा है वहां पे चले जाएंगे। अब देखो लास्ट में क्या करो, देन बैलेंस द रिमेनिंग एटम्स। अब जितने भी एटम्स बचे हैं उसको हमने बैलेंस कर दिया, यानी S के साथ और Fe के साथ जो भी मेन एटम्स थे उनको हमने लिख दिया है, और यहाँ पे हमने O जो है वो S के साथ हमने ऐड कर दिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि हमारे पास पहले इक्वेशन क्या थी कि Fe प्लस H2O प्लस, ये बात की बात है, और Fe3SO4 प्लस H2। अब आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आप Fe वाला जो एटम है वो आप यहाँ नहीं लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि जो मेन इक्वेशन है उसमें Fe दिया हुआ
है ना, FeO नहीं दिया हुआ है, यानी फेरस ऑक्साइड नहीं दी हुई है, तो जो भी है वो बचे हुए एटम्स के साथ जुड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ये आप कर सकते हो, पर एक्स्ट्रा कुछ एटम्स वगैरह आप इसमें नहीं जोड़ सकते हो। तो अब देखो LHS में 3Fe के एटम्स है, RHS में भी 3Fe के एटम्स है, H2 के दो है, O के चार है और S का एक है और एक है, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इसी के साथ साथ आप ये वाले स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो और फिर इससे आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। हम तीनों स्टेप फॉलो करेंगे, पर अब मैं आपको अलग अलग कलर से लिख के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और हमको बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मेन एटम देखना है जो कि H और O के अलावा हो, तो N यहाँ पे मेन एटम हो जाएगा। ठीक है, अब मेन एटम को देखना है कि वो बैलेंस्ड है या नहीं है, तो मेन एटम बैलेंस नहीं है। LHS में तो वो कितना है, 2, और RHS में कितना है वो, 1, तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर देंगे। तो हमने क्या किया, 2NH3 इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप बोलोगे सर आपने कहा था कि N2 और 2N एक ही बात है। मैंने ये कहा था कि N2 का जो, अब जैसे इसका डायग्राम बनेगा तो ये इस तरह से बनेगा, और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये दोनों तो सेम बात नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। उसके नीचे आप कंपाउंड को चेंज नहीं करोगे, यानी आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, N2H3 ये नहीं लिख सकते हो आप। ठीक है, ये वाली चीज आपको नहीं लिखनी है। ठीक है, अब आगे क्या करना है हमको, हमारे पास N एटम बैलेंस हो गए, है ना, स्टेप 2 फॉलो कर ली। अब क्या है, देन बैलेंस H एंड O एसोसिएटेड विद द मेन एटम। अब मेन एटम के साथ कौन कौन से, कि RHS में तो H3 और इंटू 2 यानी टोटल 6 हो गए, और लेफ्ट हैंड साइड में तो कितने रह गए, 2 ही रह गए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे दोनों साइड हमारे एटम्स जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कि Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2 बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे अब, तो देखो अब हम इसको एक बार लिख लेते हैं, Fe प्लस H2O, और हम क्या करते हैं, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब देखो मेन एटम क्या हो जाएगा, यहाँ पे H और O के अलावा क्या है, यहाँ पे Fe है, तो मेन एटम ये हो गया। अब इसको देखो कि बैलेंस है या नहीं, नहीं है तो बैलेंस कर दो। कैसे करेंगे, Fe RHS में तो कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दो। अब उसके बाद क्या करना है, कि मेन एटम के साथ जो भी एसोसिएटेड है, या तो H हो या O हो, उसको बैलेंस कर दो। ठीक है, तो O यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है, 1 ही है, तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं O के साथ। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे भी O4 हो गया और यहाँ पे भी O4 हो गया। अब रिमेनिंग एटम्स कौन से हैं, यहाँ पे H रिमेनिंग एटम है, तो उसको बैलेंस करेंगे। तो H LHS में कितना है, 8, और RHS में कितना है, 2, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये क्या हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। तो हमने क्या क्या चेंज किया उसको मैं एक बार हाईलाइट करके लिख देता हूँ, है ना। तो हमने यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमने 4 मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे भी हमने 4 मल्टीप्लाई किया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, थोड़ी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। सोडियम प्लस वाटर इज इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम क्या होता है, पहले तो हमको लिखना पड़ेगा कि सोडियम होता क्या है, क्योंकि इसमें आपको इक्वेशन दी हुई नहीं है, पर आपको इसमें बता रखा है कि किस तरह से क्या रिएक्शन हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होती है, NaOH प्लस H2। अब ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं वो कैसे देखेंगे, तो मेन एटम को पहले खोजना है हमको, कि सबसे पहले मेन एटम कौन सा है, तो H और O के अलावा सारे क्या होते हैं, मेन एटम होते हैं। तो Na यहाँ पे आ गया, अब Na बैलेंस है या नहीं है, तो बैलेंस है, बिल्कुल है। फिर क्या करेंगे कि मेन एटम के साथ जो एसोसिएटेड है उसको देखेंगे कि वो बैलेंस है या नहीं है। तो Na यहाँ पे O है, तो O है, और H यहाँ पे कितने, 3 है, और इधर कितने हैं, ओहो इधर तो कितने हैं, 2 ही है। तो अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, तो हम इसको बैलेंस इस तरह से करेंगे कि हम यहाँ पे अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन के एटम्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे।
तो अब इसको यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन कितने आरएचएस में 3 है। अब आप बोलोगे सर अब तो ऑक्सीजन भी 3 हो गए, तो एक काम करो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब फिर बोलोगे कि सर इधर 3 और इधर 2 5 हो गए, तो ये 6 होने चाहिए थे, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं हम एक चीज इसमें, कि यहाँ पे H के आइटम्स कितने हो गए 3, और इधर कितने हो गए हमारे पास 5 हो गए। तो हम इसको काम कर सकते हैं, इसको डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। तो 3H हो गए और यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया, और यहाँ पे 6 हो गए। अब एक काम करो, अच्छा रुको, एक काम करो इसको, कि यहाँ पे हमारे पास कितने H हो रहे थे 3 हो रहे थे, और इधर LHS में कितने हो रहे थे 2 हो रहे थे, है ना। अब इसको एक काम कर सकते हैं, हम इसको 3/2 कर सकते हैं, या फिर इस सिंपल सा हम एक काम कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे कितने हो गए O भी 2 हो गए और H कितने हो गए 4 हो गए। तो हम यहाँ पे भी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4H और 2O हो गए। अब Na भी यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे 2Na कर दो। ठीक है, तो सिंपलेस्ट इसका बैलेंसिंग ये हो सकती है, और फिर बाकी तो दूसरे तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, है ना। और इसका आंसर यही आएगा, किसी भी मेथड से करो आप इसको। अगर यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी 6 आएगा, और यहाँ पे भी 6 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जब आप उसको 3 से डिवाइड करोगे तो सब में 2 2 और 2 और 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है कि जनरलाइज्ड ऐसे ही आएगा। अब आप चाहो तो इसको 1/2 का, इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, और इसको भी 2 से डिवाइड कर दो। तो ये ऐसे ही बैलेंस हो जाएगी। सबसे शॉर्टेस्ट कैसे बैलेंस हो सकती थी, ये Na प्लस H2O इज इक्वल टू NaOH प्लस हाफ H2। इस तरह से भी बैलेंस हो जाती, कि H के एटम्स LHS में कितने हैं 2, और RHS में कितने हैं 2। तो आप किसी भी तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हो। सर अब केमिकल इक्वेशन एक ही केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब ये भी दोनों बैलेंस्ड है, पर दोनों में कोफिशिएंट का डिफरेंस है। यानी कोफिशिएंट क्या होते हैं, कि जो मेटल से मल्टीप्लाई होती है न्यूमेरिक वैल्यू, उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, है ना। तो वो चेंज हो सकती है। ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल आप खुद से सॉल्व करो। इसके लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, तो इसको सॉल्व करो और फिर इसका सॉल्यूशन देखना। आई होप अभी तक का आपको समझाया हुआ सारा समझ में आया है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैट बॉक्स में बताओ कि हाँ सर अभी तक हमको सब समझ में आया है, या हाँ भैया अभी तक हमको सब समझ में आ गया है, और ये वाला क्वेश्चन फिर ट्राई करो। तो 1 मिनट का टाइमर आपका स्टार्ट होता है अब। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। यहाँ पे ए नहीं Al2 था, तो अगर आपको ए और Al2 में कंफ्यूजन था तो अब आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो हम पहले चेक करेंगे कि मेन एटम के पास LHS और RHS में कितने कितने एटम है। तो Al लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, और RHS में कितने हैं 2 है। तो हम पहले इसको बैलेंस कर देते हैं इस तरह से, और फिर RHS में Al2O3 लिख देते हैं। अब RHS में O के कितने आइटम्स है 3, और LHS में कितने हैं 2। तो हम क्या करते हैं, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपने इसको इस तरह से लिखा है तो ये भी सही है। क्या सही है, इस तरह से Al2O3, ये दोनों ही करेक्ट है। आपने किसी भी मेथड से, अगर आपने फ्रैक्शन में नहीं करके
अगर आपने इंटीजर्स में आंसर लिखा है कोफिशिएंट का तो ये भी सही है और ऊपर वाला भी सही है। अगर आपने कुछ और भी लिखा है इससे इससे मिलता जुलता, अगर आपका डिवाइड करने के बाद किसी नंबर से अगर ये वाली इक्वेशन बन रही है तो बिल्कुल सही है, नहीं तो कुछ गड़बड़ है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Zn प्लस एच सी एल इज इक्वल टू ZnCl प्लस H2। तो इसको भी आपको सॉल्व करना है, इसके लिए भी 1 मिनट का टाइम है, पर पहले ये चेक कर लेना कि LHS के आइटम्स और RHS के आइटम्स बराबर है या नहीं। नहीं तो आप ऐसे ही सॉल्व करोगे और फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो 1 मिनट का टाइमर आपका स्टार्ट होता है अब। तो आई होप बच्चों आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखो, Zn और Zn दोनों LHS और RHS में क्या है, इक्वल है ना, यानी मेन एटम तो बैलेंस है। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि अगर मेन एटम बैलेंस नहीं होता है तो उसको बैलेंस करते हैं। फिर थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि Zn के साथ यानी मेन एटम के साथ जो भी एटम एसोसिएट है पहले उसको बैलेंस करते हैं, उसके बाद फिर H2 और O2 को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो अदर मेन एटम के साथ क्या अटैच है, Cl2। तो LHS में Cl कितना है, 1। तो इसको भी क्या करते हैं, 2 बना देते हैं। और RHS में क्या हो गया, ZnCl2। और RHS और LHS में अब H कितने हो गए, 2 और 2। तो ये वाली इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ठीक है, आई होप आपको बैलेंसिंग में कुछ डाउट नहीं रहा है। तो आगे हम बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस है जिसमें आपको पहले स्टेटमेंट्स लिखते हैं और फिर उसको केमिकल इक्वेशन से बैलेंस करना है। तो अब मैं फटाफट फटाफट आपको सॉल्व करवा देता हूँ। आप खुद से ट्राई करना चाहते हो तो इसको पहले पॉज करो वीडियो को और फिर खुद से ट्राई करो। ठीक है, तो इसमें सी जो है वो LHS में कितना है, 1, और RHS में कितना है, 6। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6CO2 को बैलेंस कर दिया हमने, है ना, इस तरह से लिख दिया। और बाकी की इक्वेशन को हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब देखो मेन एटम के साथ कौन कौन से एटम्स अटैच है। तो मेन एटम के साथ LHS में तो O2 है, तो इसको बैलेंस कर देते पहले। अब 6O2 कितना हो गया, 6 CO2, है ना। तो ये 6 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया। और इधर 6 है और इधर 6 और 2 12 है। तो अब क्या करोगे, इसको आप यहाँ पे इसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे, है ना। तो अब कितना हो गया, ये 3 हो गया, है ना। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड बाय 2 ही कर दो, है ना, बहुत इजी हो जाएगा फिर क्वेश्चन। अब ऑक्सीजन के RHS में कितने होगा एटम, 6 डिवाइड बाय 2 यानी 6 इधर और 6 इधर, और इधर कितने हो गए, ये 12 हो गए, है ना। या फिर इसको रहने दो, अभी H2 को भी हमको बैलेंस करना है। तो H2 को बैलेंस करते हैं तो इधर 12 है तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितने हो गए, 12 हो गए। अब O कितने हो गए, 12 प्लस 6। O के एटम्स कितने हो गए, 12, यहाँ पे 6, और यहाँ पे कितने, 6 और यहाँ पे 12। तो ये वाली इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब मेरे को पता है कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो बैलेंसिंग में 2-3 बार में आपका स्टेप में आंसर आता है, क्योंकि हमको पता नहीं होता है ना कि कौन सा आइटम हम बैलेंस करने जा रहे हैं, वो पहले से बैलेंस हो जाएगा अपने आप, किसी और को करेंगे तो, है ना। तो इस तरह से आपका आंसर लास्ट में जाके सही आ जाएगा। अगर हम इसको 2 से डिवाइड भी कर देते तो यहाँ 3 हो जाते और यहाँ 6 हो जाते, है ना। तो वो पहले तो बैलेंस हो जाती, फिर वापस से यहाँ 6 हो जाते सॉरी, और यहाँ पे भी 6 हो जाते, तो यहाँ 12 हो जाते। फिर H को बैलेंस करते तो फिर से वो चेंज हो जाती, तो हम फिर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं,
हाँ, तो आंसर आपका घूम फिर के वही आने वाला है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप एक चीज को बैलेंस करते हो तो लास्ट में जब आपकी बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर से उसको एक बार चेक कर लेना। चलो बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। तो सबसे पहले तो आपको इसमें ट्रांसलेट करना आना चाहिए कि कोई एक केमिकल फॉर्मूला, मतलब एक केमिकल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। जैसे है ना, अगर हमारे पास केमिकल इक्वेशंस नहीं होती तो हमारे पास क्या होते, इस तरह के ही सारे स्टेटमेंट्स होते, फिर आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ता पहले केमिकल रिएक्शन में। रिएक्शन तो होती ही नहीं, फिर आपको इसी से पता लगाना पड़ता है कि कितने मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं और कितनों के कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको, अगर आपको आते नहीं है तो एक बार आप ध्यान से पढ़ो, और जो आपके एनसीईआरटी में जो कंपाउंड्स है वो तो आपको पक्के से याद करने ही करने हैं। तो देखो, सबसे पहले H2 गैस क्या हो रही है, कंबाइंस हो रही है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, और क्या बना रही है, अमोनिया, यानी NH3। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस किस तरह से कर सकते हो आप इसको, इस तरफ देखोगे तो आप N के कितने मोल्स है, 1 मोल है ना, मतलब N के एक एटम है, और लेफ्ट हैंड साइड में कितने, 2 एटम है। तो एक काम करो, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर 2 हो गए। अब इधर H के कितने एटम्स हो गए, 6, और लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 2, तो यहाँ पे क्या करो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से ये बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई। हमारी फाइनल इक्वेशन क्या हो गई, 3H2 प्लस N2 इज इक्वल टू 2NH3। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आपका कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होती है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आज जान लो। हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ एयर है, फिर ये क्या हो रही है, बर्न हो रही है, तो क्या दे रही है, H2O प्लस SO2। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा SO2। CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा, SO2। ठीक है, अब हम मेन एटम देखते हैं कि S जो है वो दोनों साइड कितना है, 1 और 1 ही है, तो ये बैलेंस है। फिर उससे एसोसिएटेड एटम कितने हैं, O2, तो O कितना है RHS में, 3, और इधर कितने हैं, 2। अब इसको बैलेंस कर देते हैं, तो यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लाई कर दिया। और LHS और RHS में H जो है वो दोनों बराबर ही है। और अगर आप इस तरह से बैलेंस करते हो तो इस तरह से हो सकता है, या फिर इसका आंसर ये भी हो सकता है, +3O2 इज इक्वल टू 2H2O प्लस 2SO2, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl। अब आपको इतना तो पता पड़ गया। अब आप देख लो कि बेरियम और क्लोराइड की वैलेंसी कितनी होती है, बेरियम की कितनी होती है, 2, और क्लोराइड की कितनी होती है, 1, यानी Cl के 2 एटम लगेंगे। इस तरह से आप बैलेंसिंग कर सकते हो। प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3, और सल्फेट की कितनी होती है, 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Al2SO4 थ्राइस। अब ये मिलके क्या बना रहे हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड, Al की 3 और क्लोराइड की 1, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, बेरियम की 2, सल्फेट की भी 2, तो BaSO4। अब इसको बैलेंस कर दो, किस तरह से बैलेंस करोगे, तो बेरियम दोनों सेम है, क्लोरीन जो है वो इधर कितने हैं, 3, और इधर कितने हैं, 2, और एल्यूमिनियम कितने हैं इधर, 2। तो सबसे पहले तो एल्यूमिनियम को बैलेंस कर दो, ये बैलेंस हो गया। अब क्लोरीन कितने हो गए, 6, तो इधर भी क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी 6 हो गए। अब बेरियम बचा, तो बेरियम को इधर से इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो। अब देखो SO4 कितने हो गए, 3, 3 सब बराबर हो गए, यानी ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं हम, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी K जो है वो रिएक्ट कर रहा है H2O से, और क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या दे रहा है साथ में, H2 गैस। अब इसमें क्या है, पोटेशियम को बैलेंस कर दो, बैलेंस ही है। H2 को बैलेंस करो, तो इधर कितने हैं, 2, सॉरी इधर कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 3, तो क्या करो, 3/2। ठीक है, तो इधर भी 3 हो गए और इधर भी 3 हो गए। या फिर एक काम और कर सकते हो, इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो इधर भी कितने हो गया, 1 हो गया,
इधर भी 2 हो गए और इधर भी 2 हो गए। और O कितने हैं, ये तो एक एक ही है। या फिर क्या कर सकते हो आप, इस तरह से भी बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, प्लस H2O। ये क्या मिल रहा है, 2KOH प्लस H2। तो ये दोनों ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब ये क्या है, आलस के मारे आरएक्शन लिखा हुआ है, तो पूरी केमिस्ट्री में कभी आप आरएक्शन देखते हो, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या होता है, रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट। तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट जो है, दो टाइप की से हम उसको डिफाइन करते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब ये क्या होते हैं, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का होमवर्क सुन लीजिए आप जाने से पहले। आज का होमवर्क जो है, आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो रिवाइज करना है क्या, लेक्चर नोट्स। और सेकंड है आपको हमारी प्यारी बुक एनसीईआरटी जो है, उससे आपको रीडिंग करनी है, एनसीईआरटी। और साथ ही साथ अगर आप एस चांद को फॉलो कर रहे हो तो एस चांद से भी रीडिंग कर सकते हो। एस चांद बुक का आपको लिंक जो है, अगर आपको परचेज करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये पेड प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है, मेरे को ये पर्सनली अच्छी लगती है तो मैंने आपको रिकमेंड कर दी। और थर्ड जो है, आपको क्या करना है कि जो सक्सीडेमी की वर्कशीट है हमारी, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, जितनी आपसे सॉल्व हो रही है उतनी करो। और बाकी की फिर हम जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो इसका डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो को शेयर करना है और उनको बता देना है कि लेक्चर नंबर 1 के साथ साथ आज लेक्चर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। और फिर बहुत ही जल्द हम जो फाउंडेशन कोर्स है क्लास 10 का, वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो को शेयर करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 3 के साथ। उसमें हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक के क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।